एक और नई गहरी चर्चा में बेहतरीन ऊर्जा के साथ स्वागत है सभी का। आज का जो विषय है ना, वो थोड़ा, चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज हम इंडियन रेलवेज के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, रेलवेज का नाम आते ही दिमाग में एक बहुत ही पुरानी और थोड़ी सी ट्रेडिशनल छवि बन जाती है। एग्जैक्टली पर आज हम किसी ट्रेन की स्पीड या रूट की बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि आज हम उन लोगों की बात करेंगे जो ग्राउंड लेवल पर इस पूरे विशाल सिस्टम को चलाते हैं। खास करके जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स यानी आरआरबी की लेवल 1 भर्तियां होती है, उनके बारे में। सही कहा। जिसे एक आम भाषा में लोग पहले ग्रुप डी कहते थे। हाँ, वही ग्रुप डी। हमने 7th पे कमीशन के बाद के जो ग्राउंड लेवल डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए हैं, उनको पढ़ने के बाद मेरा दिमाग थोड़ा घूम गया। ऐसा क्या था उनमें? मतलब एक बहुत आम धारणा बन चुकी है कि रेलवे के जो निचले स्तर के जॉब्स होते हैं वो सिर्फ भारी शारीरिक श्रम या मैनुअल लेबर वाले होते हैं। बिल्कुल। लेकिन इन रिपोर्ट्स को देखें तो पता चलता है कि ये रोल्स अब पूरी तरह से स्पेशलाइज्ड टेक्निकल सपोर्ट में तब्दील हो चुके हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। अगर हम 7th पे कमीशन के लागू होने के बाद का ऑफिशियल शिफ्ट देखें तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। पहले इन्हें ग्रुप डी कहा जाता था, जिसके साथ एक मजदूर वाली इमेज जुड़ी होती थी। लेकिन अब इन्हें ऑफिशियली लेवल 1 पोस्ट कहा जाता है। और ये सिर्फ नाम का बदलाव तो नहीं लगता मुझे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नाम बदलना इस बात का ऑफिशियल संकेत है कि इन ड्यूटीज में अब एक टेक्निकल और एजुकेटेड अप्रोच आ चुकी है। इनकी जो भर्तियां होती है ना, वो अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के जरिए होती हैं। वहां इनकी टेक्निकल समझ को परखा जाता है। ये ग्रुप डी से लेवल 1 का सफर सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए पहले एक बेसिक फ्रेमवर्क सेट कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। हाँ, श्योर। तो इन दस्तावेजों के हिसाब से इन जॉब्स का स्टैंडर्ड वर्किंग टाइम 8 घंटे होता है। पर एक इंटरेस्टिंग क्लॉज उसमें छुपा है कि फील्ड में कभी-कभी इमरजेंसीज के वक्त ये बढ़ भी सकता है। वो इसीलिए क्योंकि ट्रेन्स तो रात के 2 बजे भी फुल स्पीड में दौड़ रही होती हैं, तो ऑपरेशंस कभी रुकते नहीं है। ड्यूटी भी उसी हिसाब से लगानी पड़ती है। सही बात है। पर एक चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो था इनका मेडिकल स्टैंडर्ड। मेडिकल स्टैंडर्ड्स? हाँ, वो काफी स्ट्रिक्ट होते हैं रोल्स के लिए। वही ना, मैं सोच रही थी कि अगर किसी को बस ट्रैक पर जाकर मैनुअल काम ही करना है तो उसका मेडिकल टेस्ट किसी ट्रेन ड्राइवर यानी लोको पायलट जितना सख्त क्यों होता है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। असल में हमें लगता है कि ये सिर्फ मैनुअल काम है, लेकिन अगर इन रूल्स को ध्यान से देखा जाए तो स्ट्रिक्ट मेडिकल टेस्ट इस बात का सबूत है कि ये जॉब्स कितनी डिमांडिंग और क्रिटिकल हैं। मतलब फिजिकल फिटनेस के अलावा भी कुछ चेक होता है क्या? बिल्कुल। मिसाल के तौर पर आई साइट या कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट ले लीजिए। अगर किसी ट्रैक वर्कर को दूर से आती हुई ट्रेन का लाल सिग्नल या लाल झंडी ठीक से नजर ही नहीं आई, तो सोचिए कितना भयानक हादसा हो सकता है। बाप रे, हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हजारों लोगों की जान उस एक वर्कर के देखने की क्षमता पर निर्भर करती है। एग्जैक्टली। इसीलिए इन रोल्स में सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि मानसिक चौकन्नापन, मेंटल अलर्टनेस उतनी ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ इंफॉर्मेशन ओवरलोड करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, पर हम इसे पैटर्न्स में समझेंगे। हाँ बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा रूल्स और थियरीज से निकलकर ग्राउंड लेवल पर चलते हैं, जहाँ इन हाई इंटेंसिटी फील्ड रोल्स का असली एक्शन होता है। शुरुआत कहाँ से करें? मैं पहले ट्रैक मेंटेनर की बात करना चाहूंगी, जिसे इन डॉक्यूमेंट्स में ग्रेड 4 का दर्जा दिया गया है। इसको बोलचाल में वही गैंगमैन या ट्रैकमैन कहते हैं ना लोग। हाँ, गांव देहात में आज भी लोग इन्हें गैंगमैन ही बोलते हैं। तो इनकी ड्यूटी मोस्टली ओपन लाइन पर होती है, यानी वो खुले रेलवे ट्रैक्स जो शहरों और जंगलों के बीच से गुजरते हैं, जहां गाड़ियां अपनी फुल स्पीड में होती है। इनका मेन काम पटरियों की जांच करना होता है, जैसे क्रैक्स ढूंढना या गैप्स और जॉइंट्स चेक करना, और साथ ही स्लीपर और फिश प्लेट का ध्यान रखना। इन टर्म्स को थोड़ा आसान भाषा में तोड़ देते हैं सुनने वालों के लिए। हाँ प्लीज बताइए। देखिए, स्लीपर वो भारी रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स होते हैं जो 2 पटरियों के नीचे बिछे होते हैं। पहले ये लकड़ी के आते थे, अब कंक्रीट के होते हैं। उनका काम है ट्रैक को अपनी जगह पर पकड़ कर रखना। अच्छा, और वो फिश प्लेट क्या होती है? फिश प्लेट एक मेटल की पट्टी होती है जो ट्रैक के 2 अलग-अलग टुकड़ों को आपस में जोड़कर रखती है। अगर इस फिश प्लेट के नट बोल्ट गलती से भी ढीले पड़ जाएं, तो पूरी की पूरी एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर सकती है। ओह बाप रे, तो इन ट्रैक मेंटेनेंस को ये सब फिजिकली चेक करना होता है? हाँ, ये लोग रोज अपना भारी टूल्स का झोला उठाते हैं और पैदल चलकर इन एक-एक फिश प्लेट्स और स्लीपर्स को ठीक से मॉनिटर करते हैं। तभी इनके प्रोफाइल में इस जॉब को हाईएस्ट मैनुअल लेबर वाला बताया गया है।
मतलब इनको मेहनत के मामले में 4 स्टार रेटिंग दी गई है इस डॉक्यूमेंट में। और उस पर से पेट्रोलिंग ड्यूटी, मैं पढ़ रही थी कि बारिश और तूफान, यहाँ तक कि सर्दी के घने कोहरे में भी इनके पेट्रोलिंग ड्यूटी रुकती नहीं है। बिल्कुल नहीं रुकती। जब हम सर्दी में रजाई के अंदर सो रहे होते हैं तब ये लोग हाथ में टॉर्च और हथौड़ा लेकर ट्रैक पर चल रहे होते हैं। और भगवान ना करे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो ट्रैक को दोबारा चालू करने का पहला जिम्मा इन्हीं का होता है। ये सच में बहुत मेहनत का काम है। अब फील्ड ड्यूटी में ही एक और बड़ा नाम आता है पॉइंट्समैन। हाँ, पॉइंट्समैन का रोल भी बहुत इंटरेस्टिंग है और अब तो कई जगह दूसरी पोस्ट्स इसके साथ मर्ज भी कर दी गई हैं। इनका माहौल थोड़ा अलग होता है ना? माहौल अलग होता है मतलब? ट्रैक पर नहीं होते ये लोग। होते तो ट्रैक पर ही हैं, पर इनकी पोस्ट स्टेशन यार्ड में होती है, यानी स्टेशन के आसपास का वो बड़ा एरिया जहां बहुत सारी पटरियों का जाल बिछा होता है। इनका सबसे मेन काम होता है आती हुई ट्रेन को सही प्लेटफॉर्म या लाइन पर लेना। अच्छा, इसके लिए वो पॉइंट्स बदलते हैं, इसीलिए इनको पॉइंट्समैन कहते हैं। सही पकड़ा आपने। पुराने स्टेशंस पर आज भी भारी मैनुअल लीवर्स होते हैं जिन्हें ये लोग खींचते हैं, और नए स्टेशंस पर ये पैनल के जरिए होता है। इसके अलावा ये लोग शंटिंग भी करते हैं। मैं अक्सर देखती हूँ स्टेशन के एंड पर एक इंजन डब्बों को आगे पीछे कर रहा होता है, वही होती है ना शंटिंग? जी हाँ, वही शंटिंग है। डब्बों को इंजन से जोड़ना या अलग करना। जब दो डब्बे जुड़ते हैं तो उनके बीच खड़े होकर उन भारी आयरन कपलिंग्स को फिजिकल ताकत लगाकर जोड़ना पॉइंट्समैन का ही काम है। पर एक कंपैरिजन देखिए इन डेटा में, पॉइंट्समैन के काम को ट्रैक मेंटेनर से थोड़ा कम मैनुअल लेबर बताया गया है। इसे 3 स्टार दिए गए हैं मेहनत के लिए, लेकिन जिम्मेदारी में इसको 4 स्टार रेटिंग दी गई है। उसकी वजह बहुत साफ है, ये पूरी तरह से एक सेफ्टी रिलेटेड जॉब है। ट्रैक मेंटेनर ट्रैक ठीक रखता है, पर पॉइंट्समैन सीधा ट्रेन की दिशा तय करता है। अगर लीवर बदलने में एक छोटी सी गलती हो गई या पॉइंट लॉक नहीं हुआ तो ट्रेन गलत ट्रैक पर जा सकती है, जहां पहले से कोई और ट्रेन खड़ी हो सकती है। उफ, उस एक छोटी सी गलती की वजह से कितनी जानें जा सकती हैं। इसीलिए ये पूरी तरह टेक्निकल और हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी फील्ड है। बिल्कुल। तो ये बात तो ग्राउंड लेवल के ट्रैक और स्टेशन की हो गई, पर अब ट्रेन खुद कैसे सेफली चलती है वहां चलते हैं। इन प्रोफाइल्स को देखकर साफ हो गया है कि लेवल 1 असल में एक टेक सपोर्ट की फौज है। वही सबसे बड़ा बदलाव है इस नए सिस्टम का। इन रोल्स को इन डॉक्यूमेंट्स में ऑफिशियली असिस्टेंट का टाइटल दिया गया है। तो चलिए इन असिस्टेंट्स को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वाले, इनकी ड्यूटी कहाँ होती है? इनकी पोस्टिंग मोस्टली लोको शेड या पावर हाउस में होती है, जहां ट्रेन्स आकर आराम करती हैं और उनकी मरम्मत होती है। मतलब इनका काम सिर्फ बल्ब बदलना तो नहीं होता होगा? अरे नहीं, आजकल LHB कोचेज और वंदे भारत जैसी ट्रेन्स चलती हैं जिनमें सब कुछ डीपली इलेक्ट्रिकल है। ये असिस्टेंट्स पंखे, AC और कॉम्प्लेक्स लाइटिंग की वायरिंग ठीक करते हैं। यहाँ तक कि हजारों हॉर्स पावर वाले इंजन में आने वाले टेक्निकल फॉल्ट्स ठीक करने में ये लोको पायलट्स की मदद करते हैं। तो ये लोग मोटे केबल्स और हाई वोल्टेज वायर्स के साथ काम करते हैं। इसमें रिस्क भी ज्यादा है। इन्हें मैनुअल लेबर में 3 स्टार और रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी 3 स्टार की रेटिंग मिली है। एक परफेक्ट डिमांडिंग बैलेंस है यहाँ। सही कहा। और इलेक्ट्रिकल के ठीक बराबर में मैकेनिकल डिपार्टमेंट के असिस्टेंट्स आते हैं। हाँ, मैकेनिकल असिस्टेंट्स, मैं इनके बारे में बताती हूँ। अक्सर जब लंबा सफर कर रहे होते हैं और आधी रात को ट्रेन किसी बड़े स्टेशन पे रुकती है तो बाहर से कुछ ठोकने की आवाज आती है ना? हाँ, किसी हथौड़े जैसी आवाज आती है। वही आवाज मैकेनिकल असिस्टेंट्स के हथौड़े की होती है। ये लोग कोच और वैगन की ऐसी डीपली चेकिंग करते हैं जिसे रेलवे की भाषा में अंडर गियर एग्जामिनेशन कहते हैं। ब्रेक्स, एयर ब्रेक सिस्टम, व्हील्स सब क्लोजली इंस्पेक्ट करना इनका काम है। और उस हथौड़े की आवाज सुनकर उनको अंदाजा लग जाता है, अगर पहिए में बाल बराबर भी क्रैक हो तो आवाज बदल जाती है। एग्जैक्टली। मैकेनिकल फेलियर का तो सीधा मतलब ही डिरेलमेंट यानी ट्रेन का पटरी से उतरना हो सकता है। इसीलिए कोई मार्जिन ऑफ एरर नहीं होता वहां। उसके बाद आता है असिस्टेंट इन SNT यानी सिग्नल एंड टेलीकॉम। आम जनता इस डिपार्टमेंट को इतना जानती नहीं है, पर इनका काम रेड, ग्रीन और येलो सिग्नल्स ठीक करना और रिले रूम्स में जहां हजारों वायर्स होते हैं वहां उनका फॉल्ट सुधारना होता है। इसे आप कैसे समझाएंगे किसी आम इंसान को? मैं इसको ऐसे देखती हूँ, ट्रैक रेलवे की हड्डियां हैं और इंजन दिल है, पर ये जो SNT है ना, ये पूरे रेलवे का नर्वस सिस्टम है। दिमाग से हाथ पैरों तक मैसेज ले जाने वाली नसें। बिना इस नर्वस सिस्टम के बड़ी से बड़ी ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि उसको पता ही नहीं आगे सिग्नल क्या है। बहुत बढ़िया एनालॉजी दी आपने, ये सच में वैसे ही काम करता है।
और कोई भी आम इंसान अचानक उठकर हिले पैनल ठीक नहीं कर सकता। ये पूरी तरह स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग का नतीजा होता है। अभी एसएनटी, ट्रैक और इंजन की बात हो गई, पर इन डॉक्यूमेंट्स में मुझे एक और पहलू दिखा जिसे हम इग्नोर कर जाते हैं। वो है रेलवे का सपोर्ट इकोसिस्टम। हाँ, रेलवे एक मशीन तो है नहीं, आखिरकार इंसान ही चला रहे हैं उसे। वही तो, इस इकोसिस्टम में मुझे सबसे जरूरी रोल हॉस्पिटल अटेंडेंस का लगा। रेलवे के इतने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, वहाँ पेशेंट्स की मदद करना, वार्ड की सफाई, स्ट्रेचर, व्हीलचेयर, इन सब का काम ये अटेंडेंस ही करते हैं। इमरजेंसी में इनका थोड़ा सा भी सपोर्ट एक मरीज के लिए कितना बड़ा डिफरेंस लाता है। सही बात है। इनको फिजिकल और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में 2 स्टार मिले हैं इस रिपोर्ट में। फिर वही इकोसिस्टम में एक और रोल आता है गेटमैन का, जो लोग रेलवे फाटक खोलते और बंद करते हैं। रोड ट्रैफिक और ट्रेन के बीच एक मैन्युअली कंट्रोल की जाने वाली दीवार होते हैं ये। अब तो खैर ब्रिजेस और ऑटोमेटेड गेट्स बन गए हैं कई जगह, पर जहां आज भी मैनुअल गेट्स हैं, वहां इंसानी चौकन्नापन, मैनुअल विजिलेंस की बहुत सख्त जरूरत होती है। अक्सर लोग बंद फाटक के नीचे से निकलने की कोशिश करते हैं। ऐसे में गेटमैन ही सबसे बड़ी सेफ्टी वॉल होता है वहां पर। वो तो है। और पर्दे के पीछे काम करने वाले हेल्पर और पॉटर भी इस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, जो इंजन के भारी पार्ट्स, केबल्स और मटेरियल शिफ्ट करते हैं, ताकि किसी मैकेनिकल डिपार्टमेंट का काम किसी एक पुर्जे की कमी की वजह से रुक ना जाए। इन सब प्रोफाइल्स को जब हम एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत बड़ी पिक्चर आगे आती है, और वो है इन लोगों के करियर ग्रोथ की पिक्चर। ये सुनने वालों के लिए एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट होगा। करियर ग्रोथ मतलब इन पोस्ट पर सैलरी कैसी होती है? देखिए, 7th पे कमीशन के बाद लेवल 1 की शुरुआती बेसिक पे 13,000 रुपीज होती है। उसके ऊपर फिर डियरनेस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और नाइट ड्यूटी अलाउंस वगैरह जुड़ते रहते हैं। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा भ्रम लोगों का ये होता है कि ग्रुप डी एक डेड एंड नौकरी है, जहां से शुरू किया वही खत्म। ऐसा नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ एक मजबूत प्रमोशन पाथवे मौजूद है। ये लोग आगे बढ़ सकते हैं। एक ट्रैक मेंटेनर जो पटरियों पर इतनी मेहनत करता है, वो एग्जाम देकर टेक्नीशियन बन सकता है, और उसके बाद वो आगे पढ़ाई और एग्जाम से क्लर्क या यहाँ तक कि स्टेशन मास्टर के लेवल तक पहुंच सकता है। क्या बात कर रहे हैं! एक ट्रैक मेंटेनर आगे चलकर स्टेशन मास्टर बन सकता है। ये तो बहुत ही प्रेरणादायक बात है। हाँ, क्योंकि रेलवे अपने इन लोगों के ग्राउंड एक्सपीरियंस की वैल्यू समझती है। जब एक ग्राउंड वर्कर क्लर्क बनता है तो उसे पता होता है कि जिस स्पेयर पार्ट की फाइल वो पास कर रहा है वो असल में दिखता कैसा है और कहाँ यूज होता है। ये पूरा सिस्टम तो लोगों की लगन और मेहनत दोनों को रिवॉर्ड करता है। तो देखिए, आज के इस विश्लेषण से एक बात साफ निकल कर आई है। लेवल 1 अब किसी भी नजरिए से अनपढ़ मजदूरी का काम नहीं बचा है। नहीं, अब ये स्पेशलाइज्ड और प्रोफेशनल टेक्निकल कैडरे बन चुका है। डिग्निटी अब ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है। चलिए इस डीप डाइव को अब समराइज करते हैं। ट्रैक मेंटेनर्स और पॉइंट्समैन जान का जोखिम उठाकर हाई इंटेंसिटी सेफ्टी फील्ड को संभालते हैं। वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एसएनटी के असिस्टेंट्स इस विशाल नेटवर्क की टेक्निकल बैकबोन बन चुके हैं। और जो हॉस्पिटल अटेंडेंट्स और गेटमैन हैं, वो इस इतनी बड़ी मशीन जैसे स्ट्रक्चर को एक इंसानी रूप और ह्यूमन टच देते हैं। और इनका 4000 से शुरू होकर टेक्नीशियन तक का सफर इस काम को एक प्रॉमिसिंग करियर बनाता है। आज की इस गहरी चर्चा के अंत में सुनने वालों के सोचने के लिए एक थोड़ा अलग नजरिया छोड़ते हैं। जरूर बताइए। अगली बार ट्रेन में सफर करते हुए जब आप आधी रात में किसी ट्रैक मेंटेनर को कोहरे में सर्दी से ठिठुरते हुए देखें, या बाहर से किसी हथौड़े के बजने की आवाज आए, तो उस विशाल टेक्निकल फ्रेमवर्क और उस इंसानी मेहनत को एक बार महसूस करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। मेरा मानना है कि यही वो रियल लोग हैं जो हमारा आरामदायक सफर मुमकिन बनाते हैं। एकदम। पर अब देखिए, 7th पे कमीशन ने तो इनको प्रोफेशनल बना दिया है, तो हमें क्या ये सोचना चाहिए कि आने वाले वक्त में जब चारों तरफ सेंसर्स और एआई होंगे, तो क्या ये सारे मैनुअल काम ऑटोमेटेड बन जाएंगे? ये सोचने वाली बात तो है। या फिर सच में भारी बारिश और तूफान के बीच एक इंसान की चौकन्नी आंखों और उसके हथौड़े की आवाज का कोई डिजिटल या ऑटोमेटेड विकल्प कभी बन ही नहीं पाएगा? क्या पता आगे चलकर हम इसी मशीन वर्सेस ह्यूमन विजिलेंस पर ही चर्चा करें। तब तक के लिए ऐसे ही नए तथ्य खोजते रहिए और अपने आसपास के सिस्टम को नई नजरों से देखते रहिए।